मानव सभ्यता के विकास का सार संकलन कर मनुष्य ने एक सूत्र निकाला। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वह आवश्यकता अनुसार वस्तु, विचार, व्यवहार का आविष्कार करता रहा है। सभ्यता के प्रारंभ में स्वतः स्फूर्तता और नैसर्गिकता का जोर था। फिर जब यह उजागर हुआ कि एक ही स्वतः स्फूर्तता दूसरे से टकरा सकती है तो कुछ नियमन जरूरी हुआ। हम अपने अपने घरों में सांप की तरह भी चल सकते हैं, पर सड़क पर अगर सब सर्पिल गति से चले तो आपस में टकरा सकते हैं। तब नियम बने होंगे कि एक दिशा में जाने वाले सड़क की एक तरफ से किसी देश में बाएं तो किसी देश में दाहिने चले, ताकि टकराहट से बचा जा सके। इसी तरह आवश्यकता अनुसार नियम, कानून, नैतिकताएं, मर्यादाएं विकसित हुई। कुछ को मनुष्य की सदिच्छा पर छोड़ दिया गया तो कुछ को राज्य संचालित करने लगा। उन्हें कानून कहा जाने लगा। उनके उल्लंघन पर राज्य सजा दे सकता है, परंतु राज्य को सरकारें चलाती है जिनके अपने निहित हित होते हैं। इसीलिए राज्य द्वारा निर्धारित नियम कानून की व्याख्या करने के लिए जनतंत्र में न्यायपालिका का विधान बनाया गया। कभी कभी जब न्यायपालिका की व्याख्या को भी न्यायोचित नहीं माना जाता तो उनका विरोध होता है, और कभी कभी तो आंदोलन और क्रांतियां तक होती है। कानून भी एक तरह का अनुशासन है और हर अनुशासन की तरह ऊपर से आरोपित किया जाता है, इसीलिए उसके प्रतिकार की प्रवृत्ति पैदा होती है। नैतिक और दार्शनिक स्तर पर यह भी कहा जाता है कि वास्तव में स्वयं अनुशासन ही सर्वोत्तम होता है, पर वह स्वेच्छाचारी तो नहीं हो सकता। इसी तरह व्यक्ति व्यक्ति के, व्यक्ति और संस्था के, संस्था संस्था के और नागरिक तथा राज्य के हित टकरा सकते हैं। ऐसे में स्व अनुशासन तो पर्याप्त नहीं होगा। तब किस सिद्धांत और व्यवहार द्वारा समन्वय किया जाए, यानी नियमन कैसे हो, कौन करे, किस हद तक करे, जैसे प्रश्न उठते ही रहते हैं। यह प्रश्न आज भी मीडिया के संदर्भ में उठाया गया है। इस प्रश्न को परिप्रेक्ष्य देने के लिए संक्षेप में मीडिया का मूल्यांकन जरूरी है। मीडिया आज संस्कृति का सबसे प्रभावी वाहक है। वैसे तो मीडिया आधुनिक काल की देन है, जब से लोक भाषाएं राष्ट्रभाषा बनने लगी और तकनीकी प्रगति ने उन्हें विस्तार और संवाद का प्रभावी और व्यापक माध्यम बना दिया। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि व्यक्ति और संस्थाएं अपनी बात को जन तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के माध्यम अपनाती रही है। अशोक के शिलालेखों को क्या उस समय तक मीडिया नहीं कहा जा सकता? मीडिया आज संस्कृति का सबसे प्रभावी वाहक है। बहरहाल 17वीं शताब्दी में तो पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे थे। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विचारक एडमंड बर्क ने समाचार पत्रों को फोर्थ एस्टेट यानी समाज का चौथा स्तंभ करार दिया था, और आज भी उसे यही समझा जाता है। भारत में भी ईस्ट इंडिया के शुरुआती शासनकाल में ही अखबार निकलने लगे थे। यहाँ तक कि जल्दी ही खड़ी बोली हिंदी में भी कलकत्ते से उदंत मार्टिन नाम के अखबार का प्रकाशित होने लगा था। ये अखबार शासकों की ही नहीं, जनता की भी आवाज़ बनने लगे थे। इसीलिए लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्युलर प्रेस यानी देसी भाषाओं के अखबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक कानून 20वीं सदी में पहले रेडियो फिर टेलीविज़न आया, जिसे सरकार ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। पर ज्यों ज्यों राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता गया, पत्र पत्रिकाएं भारत के जागरण का प्रवक्ता बनने लगी। भारत के विख्यात नेता सफल पत्रकार भी थे। लोकमान्य तिलक ने केसरी, CY चिंतामणि, लीडर और जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक पत्र निकाले थे। गांधी जी तो देश के सबसे बड़े पत्रकार थे। उन्होंने नवजीवन और हरिजन के माध्यम से जनता को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। 20वीं सदी में सारी दुनिया में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य प्रवक्ता पत्र पत्रिकाएं ही रही। इस दौरान यह स्थापित हो गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनतंत्र की मुख्य लक्षण दिखता है। इसीलिए औपनिवेशिक शक्तियों ने स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना जरूरी समझा। इसी से यह विडंबना उजागर हुई कि ये शक्तियां अपने देश में जनतंत्र लागू करती थी, पर उपनिवेशों में वही कानून नहीं लागू होने देती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, पर भारत में नहीं। आज़ादी के बाद उपनिवेशों की सरकारों ने मीडिया पर नियंत्रण जारी रखा। उदाहरण के लिए भारत में रेडियो और दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में रहे। पत्र पत्रिकाओं को छूट रही, पर उन पर भी नियंत्रण करने का बीच बीच में डर दिखाया जाता रहा। अंत में जब आपातकाल लागू किया गया तो जनतंत्र ध्वस्त हो गया और मीडिया को सरकार का भोंपू यानी हिज मास्टर वॉइस बना दिया गया। आपातकाल के बाद कोशिशें होती रही कि वैसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो पाए। मीडिया आत्मनियमन करे, पर उस पर भी कोई
स्वीकार्य दक्ष लोगों का अंकुर हो। आज की स्थिति है कि पत्र पत्रिकाएं तो सामान्यतः नियंत्रित नहीं की जाती जब तक सरकार को ऐसा न लगे कि वे देशद्रोह फैला रही है, पर यह सरकार की मर्जी पर है। वे किसी को भी वामपंथी या दक्षिणपंथी और अतिवादी करार देकर अंकुश लगाती रहती है। सामान्य मीडिया यानी उदारवाद के घेरे में आने वाली अभिव्यक्तियों को वह छूट देती है, उसे बढ़ाती भी गई। जैसे सिनेमा और टीवी में अब खुलेआम अश्लीलता, हिंसा और अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, वह भी सरकारी सेंसर बोर्ड के बावजूद। ऐसे में सरकार बार बार धमकी देती है कि कोई न कोई अंकुश लगाना जरूरी है। भारत में अब संपादक का अवमूल्यन हो गया है और मालिक ही अखबारों को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अब तो पेड न्यूज का चलन है। मीडिया तरह तरह के स्टिंग ऑपरेशन। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया महाजन रूपर्ट मर्डोक ने अखबार में ऐसा कृत्य किया कि उसे अपना एक लोकप्रिय अखबार जन दबाव में बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में मीडिया पर अंकुश की बात जोर पड़ती जा रही है। अब यह अंकुश कौन लगाए? सरकारें इतनी बदनाम हो चुकी है कि उनके द्वारा लगाए जाने वाला अंकुश किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। हालांकि अभी हमारा मीडिया पूरी तरह रफ यानी बदमाश नहीं हुआ है, पर उस पर किसी तरह का अंकुश तो जरूरी लगता है। अगर सरकार अंकुश न लगाए फिर तो मीडिया को आत्मनियमन करना चाहिए। मीडिया के स्वनियमन की बेहतर पहल मीडिया जगत की ओर से हो सकती है। इसके लिए मीडिया जगत को आत्मनिरीक्षण करना होगा। ऐसा करते हुए मीडिया को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। यदि मीडिया जगत ने स्वतंत्रता को सही अर्थों में नहीं लिया तो इसमें पेड न्यूज और फर्जी स्टिंग ऑपरेशन जैसी विकृतियां देखने को नहीं मिलती। मीडिया जगत से जुड़ी यह एक विडंबना है कि स्वतंत्रता के साथ जिस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास इसे करना चाहिए वह नहीं किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर आती है, जिसका पूरी पारदर्शिता के साथ हमें निर्वाह करना चाहिए। इस बड़ी जिम्मेदारी का पूरी तटस्थता के साथ निर्वाह करें कि हम स्वनियम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज मीडिया की यह स्थिति है कि आज़ादी के दिनों के आदर्शवाद का नामो निशान तक नहीं बचा। मीडिया में कुछ आदर्शवादी पत्रकार अभी भी हैं, पर स्वामित्व तो प्राय पूंजीपतियों और व्यवसायियों के हाथ में है। ऐसे में उन्हें तो बस मुनाफा चाहिए। जो बिकता है उसे वे बेचेंगे ही। जहर भी है और क्या बिके यह भी वे ही प्रचारित करते, इसलिए उन्हें पूरी तरह छोड़ देना भी उचित नहीं। पर सभी चैनल और पत्र पत्रिकाओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कोई विचारधारात्मक अंकुश स्वीकार्य नहीं होगा। अब तो अश्लीलता के बारे में भी मतभेद है, पर क्या कोई ऐसा मापदंड नहीं बन सकता कि खुलेआम जन विरोधी बातों को मीडिया में प्रश्न न मिले? मीडिया आत्मनियमन करे, पर उस पर कोई सर्व स्वीकार्य 6 लोगों का अंकुश हो। आत्मनियमन को भी तो नियमित करना पड़ेगा ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।